पहला मंगलाचरणથી સ્ટાર્ટ કરીએ. नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उज्जायारम नमो लोये सव्व साहुरम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परासनो मंगलारंच सव्वे सिम परमं अवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानहे पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जननी शलाकया नेत्र उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. वेलकम टू 27th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र. तो आज हम भगवान सुपार्श्वनाथ का जीवन चरित्र स्टार्ट करेंगे. पर उससे पहले विल ब्रीफली रिवाइज हमने लास्ट टाइम क्या देखा था. अभी ये क्लास में ना मतलब वी आर कमिंग एंड टू द मध्यलोक वर्णन. आई थिंक एक दो और क्लासेस होंगे मध्यलोक के वर्णन में. तो आपको जो भी क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पूरा मध्यलोक का वर्णन है वो यू हैव टू बाय हार्ट. मैं तो वही बोलूँगा. तो क्या है कि यू कैन एक्सप्लेन टू अदर्स. तो ये अपने काफ़ी सारे लास्ट आई थिंक 15 जितने क्लासेस इस पे लिए हैं. तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क. तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज. हमने लास्ट टाइम क्या देखा था. तो मध्यलोक या तिरछालोक उसमें सबसे सेंटर में मेरू पर्वत है. ये मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है और उसका जो डायमीटर है वो 10,000 योजन है. ये मेरू पर्वत के सराउंडिंग 1,00,000 योजन वाला जम्बू द्वीप है. तो ये जम्बू द्वीप में हमने देखा कि 6 कुलगिरी या वर्षधर पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम की ओर रन करते हैं और उसके कारण ये जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है. ये जम्बू द्वीप में कितने डज एनीवन रिमेंबर कितने कर्म भूमि और कितने अकर्म भूमि है जम्बू द्वीप में? किसी को याद है? 12 हुई ना जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि, राइट. एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदे और 6 अकर्म भूमि, राइट. तो जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि और 6 अकर्म भूमि, राइट. तो जम्बू द्वीप के सराउंडिंग एक वॉल है या उसको हम जगती कहते हैं शास्त्र में. और ये जगती के 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं. हमने देखे थे विजय, विजयवंत, अपराजित और जयंत, ऐसे करके 4 दरवाजे हैं और उसके 4 अधिष्ठायक देव हैं. ये जगती के बाहर, जम्बूद्वीप के बाहर 2,00,000 योजन वाला लवण समुद्र है, राइट. तो हर एक के डायमेंशंस हम आगे देखेंगे. इट इज ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, राइट. तो जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन है, लवण समुद्र 2,00,000 योजन है. तो लवण समुद्र में 4 दिशा में 4 महापाताल कलश है जहाँ से पानी ऊपर उछलता है, राइट. वो 11,000 योजन से 16,000 योजन वो ऊपर उछलता है और उसके कारण हम अपने जम्बू द्वीप में और इवन घाटकीकंड में वो वेव्स देखते हैं, राइट. भरती, ओट, टाइड्स, वो सब ये महापाताल कलश की वजह से हम देखते हैं. तो 4 दिशा में 4 महापाताल कलश है, 4 दिशा में 4 वेलंदर पर्वत है, 4 वी दिशा में 4 अनुवेलंदर पर्वत है. तो ये वेलंदर और अनुवेलंदर पर्वत में देवताओं के प्रसाद है. और उसके बाद 12 चंद्र द्वीप है और 12 सूर्य द्वीप है जहाँ पे जो चंद्र देवता और सूर्य देवताओं के प्रसाद है. उसके बाद लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है. वो भी अकर्म भूमि है जहाँ पे युगलिक काल चल रहा है. तो जो लघु हिमवंत पर्वत और शिखरी पर्वत के दोनों और देर आर 56 टोटल आइलैंड्स. तो उसको अंतर्द्वीप कहते हैं. तो ये लवण समुद्र था. और उसके बाद हमने देखा कि लवण समुद्र के सराउंडिंग उससे डबल, तो 4,00,000 योजन वाला घाटकी खंड है. तो घाटकी खंड अभी जो घाटकी खंड है उसमें उसमें कोई बता सकता है कितने कर्म भूमि और कितने अकर्म भूमि है घाटकी खंड में? वो जम्बू द्वीप से डबल, राइट. तो जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि थे और 6 अकर्म भूमि थे. तो घाटकी खंड में
6 कर्म भूमि है और 12 अकर्म भूमि है। तो एवरीथिंग इज डबल। तो यहाँ पे घाटकी कण में बीच में एक पर्वत है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, उसका नाम है ईशुस्क्वार पर्वत। ये वाला जो पर्वत है वो ईशुस्क्वार पर्वत। और ये घाटकी कण को दो में डिवाइड करता है, ये पूर्वार्ध घाटकी कण और पश्चिमार्ध घाटकी कण। जो पूर्वार्ध घाटकी खंड है वो एक, इट्स एग्जैक्टली सेम एज वन जम्बू द्वीप, और ये पश्चिमार्ध घाटकी खंड इट्स सेम एज द सेकंड जम्बू द्वीप। तो हर एक दो दो है, दो भरत क्षेत्र है, दो ऐरावत क्षेत्र है, दो महाविद्य क्षेत्र है, दो देवकुरु, दो उत्तर कुरु क्षेत्र है, और दो मेरू पर्वत भी है। राइट। तो एवरीथिंग इज डबल घाटकी खंड में। यहाँ पे ओनली डिफरेंस जो जम्बू द्वीप से है इस, यहाँ पे हर एक जो पर्वत है, शिखरी पर्वत, ये लघु हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, ऑल द पर्वत आर 4 लाख योजन्स। राइट। तो यहाँ पे ऑल द पर्वत का डायमेंशन जो लेंथ है वो 4 लाख योजन्स है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो घाटकी खंड का जो मेरू पर्वत है वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से थोड़ा छोटा है। अभी एक बात याद रखनी चाहिए कि पूरे तिरछालोक में, पूरे मध्यलोक में सबसे बड़ा पर्वत वो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है। बाकी जो घाटकीकन का मेरू पर्वत है और जो पुष्करावर्त द्वीप का जो मेरू पर्वत है वो उससे छोटे हैं। तो घाटकीकन का जो मेरू पर्वत है वो 85,000 योजन्स ऊंचा है। जो जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन था तो वो 15,000 योजन्स छोटा है। पर उसका जो बाकी सब सेम है, तो जमीन पे भद्रासल वन है, ऊपर नंदन वन है, सोमनस वन है, पांडुक वन है, उसके ऊपर ये शिला है, और उसके ऊपर शाश्वत जिन चैत्य है, और यहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है। तो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, ओनली थिंग थोड़े डायमेंशंस थोड़े छोटे हैं घाटकीकन के मेरू पर्वत के। फिर उसके बाद घाटकीकन के सराउंडिंग कलोदधी समुद्र है। राइट। तो एक एक आइलैंड एक समुद्र, एक आइलैंड एक समुद्र। तो सेंटर में मेरू पर्वत, फिर जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर घाटकी कंड, उसके बाद कलोदधी समुद्र। ये कलोदधी समुद्र 8 लाख योजन विस्तार वाला है। और कलोदधी समुद्र के बाद पुष्करावर द्वीप है। ये पुष्करावर द्वीप 16 लाख योजन विस्तार वाला है। राइट। तो ये पुष्करावर द्वीप में घाटकी कंड की तरह ही सेंटर में इस्कुस्क्वार पर्वत है, जो ये पर्वत 8 लाख योजन है। और इसके कारण ये पूर्वार्ध पुष्करावर द्वीप और पश्चिमार्ध पुष्करावर द्वीप में ये दो डिवाइडेड है। तो पुष्करावर द्वीप में भी इट्स सिमिलर। यहाँ पे दो मेरू पर्वत है, दो महाविद्य क्षेत्र है, जो सब कुछ दो दो है, जो घाटकी कण में थे वो सब कुछ दो दो है। तो इफ यू कैलकुलेट टोटली तो कितने कर्म भूमि हुए, तो जम्बू द्वीप में 3, घाटकी कण में 6, और फिर पुष्करावर्त में 6, तो टोटल 15 कर्म भूमि। और कितने अकर्म भूमि, तो जम्बू द्वीप में 6, घाटकीकन में 12, पुष्करार द्वीप में 12, तो टोटल 30 अकर्म भूमि प्लस 56 आंतरद्वीप। तो 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 आंतरद्वीप वो भी अकर्म भूमि है, तो टोटल 101 मनुष्य क्षेत्र है। तो ये 101 क्षेत्रों में मनुष्य जन्म ले सकते हैं। तो ये पूरा अड़ी द्वीप, उसको अड़ी द्वीप कहते हैं, और अड़ी द्वीप इट्स टोटल 45 लाख योजन्स। तो अभी जो ये पुष्करावर द्वीप है उसके 8 लाख योजन्स के बाद मानुषोत्तर पर्वत है। ये जो गोलाकार जो पर्वत है उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है। तो मनुष्य मात्र मानुषोत्तर पर्वत के अंदर, मतलब अभ्यंतर दिशा में ही मनुष्य जन्म ले सकते हैं। ये मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य का जन्म भी नहीं होता है और मनुष्य का मरण भी नहीं होता है। राइट। तो ये सब हमने लास्ट टाइम हमने देखा था। तो तो अभी दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो अड़ी द्वीप है इसमें टोटल 132 सूर्य और 132 चंद्र है। Okay? तो जो जम्बू द्वीप है उसमें 2 सूर्य 2 चंद्र है, फिर लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र है, घाटकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्र, कलोदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्र, और पुष्करार द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्र। तो टोटल 132 सूर्य और 132 चंद्र। जो अड़ी द्वीप में जो सूर्य और चंद्र है वो सब चलित है।
मतलब वो अपने अपने मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। पर ये अदीप द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है, और असंख्य द्वीप समुद्र में असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र है, पर ये सभी स्थिर है। तो अड़ी द्वीप में जो सूर्य और चंद्र है वो ही मूव होते हैं, वही चलित है। पर अड़ी द्वीप के बाहर जो भी सूर्य और चंद्र है वो सभी स्थिर है। मतलब अड़ी द्वीप के बाहर जहाँ पे दिन है वहां पे दिन है, जहाँ पे रात है वहां पे रात है। तो जो व्यवहार काल है, राइट, जो हम अपने व्यवहार जीवन में जो जो टाइम हम जो यूज करते हैं, जैसे मुहूर्त है, समय है, आवलिका है, मुहूर्त है, फिर दिन है, रात है, पक्ष है, महीना है, राइट, उत्तर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी, तो वो सभी चीज सिर्फ अरिद्वीप में है, क्योंकि ये सब काल इट इज बेस्ड ऑन सूर्य एंड चंद्रस मूवमेंट। पर अरिद्वीप के बाहर उसको निश्चय काल बोलते हैं। वहां पे कोई दिन नहीं है, वहां पे कोई रात नहीं है, मतलब जहाँ पे दिन है वहां पे दिन है, जहाँ पे रात है वहां पे रात है। ऑल द सूर्य एंड चंद्र वो सब कुछ स्थिर है, तो वहां पे पूरा निश्चय काल है। फिर उसके बाद ये पुष्करवार द्वीप, जो अरी द्वीप के बाहर असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र है, तो मनुष्य ये अरी द्वीप के बाहर तो जा तो सकता है। मतलब कोई कोई मनुष्य के पास अगर चारण लब्धि हो, आकाशगामिनी की विद्या हो, तो ये अरी द्वीप के बाहर वो ट्रैवल तो कर सकता है। पर मृत्यु के समय उसको वापस अरी द्वीप में उसको कंपलसरी आना पड़ता है। उसका उसका मृत्यु अरी द्वीप के बाहर नहीं हो सकता है। तो कोई देवताओं के सहाय से भी कोई मनुष्य ये अरिद्वीप के बाहर वो जा सकता है। तो अरिद्वीप के बाहर अम, कोई मनुष्य जन्म नहीं ले सकता है, मनुष्य का मरण नहीं होता है। वहाँ पे कोई टाइम पीरियड जैसा कुछ है नहीं, वहाँ पे निश्चय काल है। वहाँ पे कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है। वहाँ पे कहते हैं कि बादल अग्निकाय के जीव भी नहीं है, मतलब अरिद्वीप के बाहर अग्नि भी प्रकट नहीं होती है। तो वहाँ पे कोई बादल अग्निकाय के भी कोई जीव नहीं है। वहाँ पे कोई नदियाँ नहीं है, जैसे यहाँ पे गंगा सिंधु आदि नदी है, तो ये हरिद्वीप के बाहर ऐसी कोई नदी नहीं है। तो हरिद्वीप के बाहर मात्र मात्र द्वीप है, समुद्र है, द्वीप है, समुद्र है। तो ऐसे असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। अभी तिर्यंच गति के जीव वो हरिद्वीप के बाहर वो जन्म भी ले सकते हैं और वो मरण भी कर सकते हैं, पर मनुष्य का जन्म और मरण हरिद्वीप के बाहर होता नहीं है। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चंस है? ओके। तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है अरिद्वीप का। तो ये टोटल 45 लाख योजन है, और उसमें जो पुष्कर द्वीप के अर्ध भाग में, मतलब 8 लाख योजन जाने के बाद मानुषोत्तर पर्वत है। तो ये मानुषोत्तर पर्वत को देख के ऐसा लगता है कि वो मनुष्य क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो एक किले की तरह है, वो मनुष्य क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमने मानुषोत्तर पर्वत के बारे में थोड़ा लास्ट टाइम देखा था कि ये मानुषोत्तर पर्वत पे 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, ये मानसोत्तर पर्वत पे। और उसके बाद 16 देवताओं के प्रसाद है यहाँ पे मानसोत्तर पर्वत में। तो यहाँ पे जो जो चारण लब्धिजारी जो मुनि भगवंत है, जो हरिद्वीप के जो बाहर जाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ये शाश्वत जिन चैत्य में वो यहाँ पे आके विश्राम करते हैं और यहाँ पे चैत्य वंदन आदि धर्म की आराधना करते हैं। तो मानसोत्तर पर्वत हमने देखा कि वो जो अपना जो वेलंदर पर्वत है उसका सेम, उसका थिकनेस और हाइट है। उसकी ऊंचाई 1721 योजन से, और उसका थिकनेस 1022 योजन से। और वो सिंह निषादी आकार वाला है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जैसे सिंह जैसे बैठा हो, तो एक साइड ऊंचा होता है, दूसरा साइड नीचा होता है। तो उस प्रकार के आकार वाला ये मानसोत्तर पर्वत है। तो यहाँ तक हमने देखा था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग आउटसाइड अरिद्वीप। तो लास्ट टाइम हमने ये थोड़ा बहुत हमने कवर किया था। तो अरिद्वीप के बाहर असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। तो शास्त्र में काफी सारे नाम का उल्लेख आता है। तो सेंटर में हमने देखा मेरू पर्वत, फिर जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, घाटकीकन, कलोददी समुद्र, पुष्करावर्त द्वीप, पुष्करावर्त समुद्र। फिर उसके बाद वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, फिर शीरवर द्वीप और शीरवर समुद्र। ये जो क्षीर समुद्र है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर।
यहाँ पे देवता जो भगवान के अभिषेक के लिए यहाँ पे जो जल लेके आते हैं वो क्षीर समुद्र से लेके आते हैं। तो ये जो फिफ्थ जो जो समुद्र है वो है क्षीरवर द्वीप और क्षीरवर समुद्र। उसके बाद है ध्रुतवर द्वीप, ध्रुतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, और उसके बाद असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है, और लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र करके है। तो हमने देखा कि जो लवण समुद्र है, जो अपना जो समुद्र है, उसका पानी खारा है। लवण मतलब सॉल्ट, तो उसका पानी खारा है। उसके बाद जो वारुणीवर समुद्र है, उसका पानी मदिरा जैसा है, जो अच्छे टेस्ट वाला मदिरा जैसा, मतलब तो वारुणीवर समुद्र का पानी मदिरा जैसा है। फिर क्षीर समुद्र, जगह जहाँ से भगवान का अभिषेक होता है, उसका पानी अमृत जैसे दूध जैसा है। तो जैसे यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि जो चक्रवर्ती जी की जो गाय है, जो वो दूध देती है, उससे भी अधिक मिठास ये क्षीर समुद्र के पानी में है। मतलब वो दूध नहीं है पर दूध जैसा है। फिर उसके बाद जो ध्रुतवर समुद्र है, उसका टेस्ट घी जैसा है। और उसके बाद जो इक्षुवर समुद्र है, उसका पानी इक्षु इक्षु मतलब शेरडी, तो शुगर कैन के जूस जैसा है। तो शास्त्र में लिखा है कि जो शेरडी का जो रस है, उसके अंदर चतुर्थ जातक, मतलब उसके अंदर अम, इलायची और केसर, अम, इ- चार चीजें, हाँ, मरी, इलायची, केसर और तज। तो वो चार चीजें डाली हो शेरडी के रस में, जो जो जैसा टेस्ट आता है वो इसका ऐसा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद जो कलोदधी समुद्र है और जो पुष्कर समुद्र है, उसका पानी निर्मल जल जैसा है। मतलब वो फ्रेश वाटर जैसा होता है ना, ऐसा पानी है। तो बोलते हैं ये पानी बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही अमृत जैसा मीठा होता है। और उसको अगर हम पिए, अगर खाना खाने के बाद अगर ये समुद्र का पानी पिए, तो अपना खाना भी तुरंत पच जाता है। तो अत्यंत हल्का और अत्यंत मीठा होता है। तो बाकी सब जो असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है, उसका पानी सभी इक्षुवर समुद्र की जैसे होता है। मतलब वो शेरडी के रस में अगर चतुर जातक डाला हो, तो उसका पानी उस टेस्ट का होता है। और लास्ट जो स्वयंभू रमण समुद्र है, उसका पानी सेम कलोदधी समुद्र, मतलब मीठा अमृत जैसा उसका पानी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये सभी द्वीप और सभी समुद्र में तीन समुद्र को लेने का, लवण समुद्र, फिर उसके बाद कलोदधी समुद्र, और लास्ट में स्वयंभू रमण समुद्र। इसमें इन तीन समुद्र में सबसे ज्यादा मत्स्य है। तो बोलते हैं कि जो लवण समुद्र में जो मत्स्य है, मत्स्य मतलब जो जो सी फिशेस या वेल्स या जो होती है, उसको मत्स्य कहते हैं। तो लवण समुद्र में जो मत्स्य है वो 500 योजन बड़े हो सकते हैं। फिर कलोदधी समुद्र में 700 योजन, और स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन बड़े मत्स्य है। तो लवण समुद्र में 7 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य है। कलोदरी समुद्र में 9 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य है। और स्वयंभू रमण समुद्र में 12.5 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य, उतनी संख्या है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है। तो अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो जो असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है, तो हर एक का जो डायमेंशन से हमने देखा कि इट गोज डबल 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 डबल, राइट। तो उसमें जम्बू द्वीप हमने देखा 1 लाख योजन, लवण समुद्र 2 लाख योजन, घाटकीकंड 4 लाख योजन, कलोदरी समुद्र 8 लाख योजन। फिर पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन, पुष्करवत समुद्र 32 लाख योजन। ऐसा करके वो डबल डबल होते जाता है। फिर वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, शीरवर द्वीप, शीरवर समुद्र, द्वीप, ध्रुतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र। फिर जो एथ जो आता है वो है नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा देखेंगे। फिर उसके बाद देखो शास्त्र में कहाँ तक के नाम दिए हैं। फिर अरुण द्वीप, अरुण समुद्र, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुणवर रावास, भास द्वीप, अरुणवर भास समुद्र। फिर अरुण पांत द्वीप, अरुण पांत समुद्र, अरुण पपातवर द्वीप, अरुण पपातवर समुद्र। फिर अरुण पपातवर भास द्वीप, अरुण पपातवर भास समुद्र।
फिर कुंडल द्वीप, कुंडल समुद्र। ये कुंडल द्वीप और कुंडल समुद्र के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, कुंडलवर भास द्वीप, कुंडलवर भास समुद्र। हर एक के डायमेंशंस देखना अभी कितना बड़ा डायमेंशंस हो गया है। फिर उसके बाद शंख द्वीप, शंख समुद्र, शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र, शंखवर भास द्वीप, शंखवर भास समुद्र, रुचक द्वीप। ये रुचक द्वीप के बारे में भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। रुचक द्वीप, रुचक समुद्र, रुचकवर द्वीप, रुचकवर समुद्र, रुचकवर भास द्वीप, रुचकवर भास समुद्र। फिर ऐसे भुजग द्वीप, भुजग समुद्र, भुजगवर द्वीप, भुजगवर समुद्र, भुजगवर भास द्वीप, भुजगवर भास समुद्र। तो ये एक क्रम है। पहले पहले नाम आता है, फिर उसके बाद वर ऐड होता है, और उसके बाद वभास ऐड होता है। तो जैसे भुजग, भुजगवर और भुजगवर वभास द्वीप। तो ऐसा करके 52 द्वीप और 52 समुद्र के नाम शास्त्र में दिए हैं। और उसके बाद असंख्य द्वीप पे असंख्य समुद्र है। और उसके बाद सूर द्वीप, सूरवर समुद्र, उसके बाद सूरवर भास द्वीप, सूरवर भास समुद्र, उसके बाद देव द्वीप, देव समुद्र, नाग द्वीप, नाग समुद्र, यक्ष द्वीप, यक्ष समुद्र, भूत द्वीप, भूत समुद्र, और लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये सब इंटरेस्टिंग है कि इतने सब नाम अपने शास्त्र में दिए गए along with all these dimensions। तो आज हम नंदीश्वर द्वीप के बारे में देखते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप वो 8 सेट है, 8 द्वीप और समुद्र, वो नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र है। तो इफ यू गो बैक, इसका डायमेंशंस कितना था? 16,384 योजन्स नंदीश्वर द्वीप। तो अपना जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है। तो उसके कंपैरिजन में इट्स लाइक 16,384 टाइम्स ज्यादा बड़ा है अपने 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 जम्बू द्वीप से। सो इतना बड़ा नंदीश्वर द्वीप है। तो नंदीश्वर द्वीप 2 में विभाजित है, पूर्वार्ध नंदीश्वर द्वीप और पश्चिमार्ध नंदीश्वर द्वीप। जो पूर्वार्ध जो नंदीश्वर द्वीप है, उसका जो अधिपति देव है उसका नाम है कैलाश देव। और जो पश्चिमार्ध जो नंदीश्वर द्वीप है, उसका जो अधिपति है उसका नाम है हरिवाहन देव। तो अभी ये नंदीश्वर द्वीप वो 16,384 योजन से उसका विस्तार, और इसके 4 दिशा में 4 अंजनगिरी पर्वत है। ओके, तो ये जो अंजनगिरी पर्वत है वो श्याम वन के है, अंक रत्न के अंजनगिरी पर्वत है। तो 4 दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 दिशा में 4 अंजनगिरी पर्वत है। तो ये अंजनगिरी पर्वत का जो डायमेंशंस है, वो जो घाटकीकरण का जो मेरू पर्वत है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब नॉट सेम पर ऑलमोस्ट सिमिलर। घाटकीकरण का जो मेरू पर्वत था वो 85,000 योजन्स बड़ा था, उसके कंपैरिजन में ये 84,000 योजन्स बड़ा है। पर डायमेंशंस आर ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ एक 1,000 योजन छोटा है। फिर उसके बाद ये जो 4 अंजनगिरी पर्वत पे एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो हर एक में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। फिर उसके बाद ये जो हाँ, કલ્પે પણ કદાચ સ્ક્રીનમાં ખાલી એક જ થોડુંક તમારે મિનિમાઇઝ કરવું. अच्छा તમને દેખાતું નથી? બીજા બધાને બરાબર ચારે પર્વત દેખાય છે? દેખાય છે બધાને? આઈ કેન સી ખાલી રમણીયક અંજનગીરી અને સમથિંગ અંજનગીરી, એટલું ક્વાર્ટર જ દેખાય છે. બાકી બધાને કેવું દેખાય છે? દેખાય છે? બધા 4 દેખાય છે 4 દેખાય છે? કદાચ તમારા સાઈડ અને 4 દેખાય છે. ઓકે ઓકે, કારણ કે કદાચ તમારે હા, મારે આઈ એમ યુઝિંગ ડિફરન્ટ, ધેટ્સ फाइन, नो वरीज, सॉरी. अच्छा, એટલે 4 दिशा में 4 अंजनगिरी पर्वत है और हर एक पे शाश्वत जिन चैत्य है। अभी ये हर एक अंजनगिरी पर्वत के चारों साइड, मतलब हर एक पर्वत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक एक वावड़ी है। वावड़ी मतलब जो पॉन्ड होता है ना, वो उसको वावड़ी कहते हैं। तो हर एक वावड़ी वो 1 लाख योजन बाय 50,000 योजन्स बाय 10 योजन्स डीप है। मतलब सोचो, वो पॉन्ड भी जम्बूद्वीप जितने बड़े हैं, 1 लाख योजन, राइट। तो 4 दिशा में 4 वावड़ी है, और हर एक का डायमेंशंस 1 लाख योजन्स बाय 50,000 योजन्स
बाई 10 योजन्स उसकी डेप्थ। तो शास्त्र में ये जो 4 अंजनगिरी पर्वत है उसके नाम है देवरमण, नित्योघोध, स्वयंप्रभ और रमणीयक। और हर एक अंजनगिरी पर्वत पे 4 दिशा में 4 वावड़ी है। तो देवरमण जो अंजनगिरी पर्वत है उसके जो वावड़ी है उसका नाम है नंदीशैन, अमोघा, गोस्तुपा, सुदर्शना। फिर उसके बाद नित्य घोष, उसकी वावड़ी का नाम है नंदोतरा, नंदा, सुनंदा, नंदीवर्धना। स्वयंभ्रभ, उसका नाम है भद्रा, विशाला, कुमुदा, पुरन पुनरिकिनी। और रमणीय का नाम है विजया, विजयंती, जयंती और फिर अपराजित। तो ऐसा करके 16 वावड़ी है। और हर एक वावड़ी, ओके, तो 4 अंजनगिरी पर्वत, हर एक के चारों साइड एक एक वावड़ी, तो टोटल 16 वावड़ी। और हर एक वावड़ी के ऑल द 4 साइड्स में वन है। वन मतलब फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट है वो 1 लाख योजन बाई 500 योजन उसका डायमेंशन है। तो टोटल 64 वन है। तो 4 अंजनगिरी पर्वत, उसके 4 दिशा में 4 वावड़ी, तो टोटल 16 वावड़ी। और हर एक वावड़ी के चारों दिशा में एक एक वन, तो टोटल 64 वन। तो अभी जो 4 वावड़ी है वो हर एक वावड़ी, ये जो, अच्छा इसमें नहीं है, ओके। तो हर एक वावड़ी है 4 दिशा में, तो हर एक वावड़ी के बीच में सेंटर में एक एक पर्वत है उसका नाम है दधिमुख पर्वत। ओके, तो सेंटर में अंजनगिरी पर्वत, फिर 4 दिशा में 4 वावड़ी, और वावड़ी के सेंटर में एक पर्वत है उसका नाम है दधिमुख पर्वत। सो टोटल 4 दधिमुख पर्वत इन एवरी डायरेक्शन, राइट। तो पूर्व में 4 दधिमुख पर्वत, पश्चिम में 4 दधिमुख पर्वत, ऐसा करके टोटल 16 दधिमुख पर्वत। तो हर एक दधिमुख पर्वत पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो टोटल कितने हुए? 4 अंजनगिरी पर्वत के 4 शाश्वत जिन चैत्य, फिर 16 दधिमुख पर्वत के 16 शाश्वत जिन चैत्य, तो 20। और उसके बाद हर एक जो वावड़ी है उसके बीच में 2 रतिकर पर्वत है। ये रतिकर पर्वत है, और हर एक रतिकर पर्वत पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। सो हर एक दिशा में टोटल 8 रतिकर पर्वत है। तो टोटल 8 टाइम्स 4 32 रतिकर पर्वत। सो 32 पर्वत पे एक शाश्वत जिन चैत्य। सो 32 प्लस 16 प्लस 4। सो टोटल ये नंदीश्वर द्वीप में टोटल 52 शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, और हर एक जो शाश्वत जिन चैत्य है वो सिंह निषिद्धि आकार वाला है। जो हमने देखा था जो मानसोत्तर पर्वत, उस प्रकार के आकार वाले शाश्वत जिन चैत्य है। जो ये शाश्वत जिन चैत्य के जो डायमेंशंस है वो 72 योजन्स ऊंचा है, 1000 योजन्स लंबा है और 50 योजन्स पौड़ा है। तो ये शाश्वत जिन चैत्य के डायमेंशंस है। तो अभी जो नंदीश्वर द्वीप, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज सो पॉपुलर, तो हर एक तीर्थंकर चरित्र में हमने देखा कि जब भगवान का कल्याणक होता है तो सौधर्मेंद्र इंद्र, जो प्रथम देवलोक के जो इंद्र है, वो अपना वाहन, अपना जो विमान लेके जो आता है उसका नाम पलक है, पालकी या पलक करके विमान है। वो प्रथम देवलोक से यहाँ तक नंदीश्वर द्वीप तक आता है। और जो ये जो विमान है वो 1 लाख योजन बड़ा होता है। जो सौधर्मेंद्र इंद्र का जो विमान है वो 1 लाख योजन बड़ा है, मतलब जो जम्बू द्वीप का डायमेंशन है उतना बड़ा उनका विमान है। तो यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप तक वो आता है वो विमान। यहाँ पे इस विमान को वो संकीर्ण करते हैं, यहाँ पे वो विमान को छोटा करते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप तक वो ये एक स्टॉपिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ तक आते हैं, उसके बाद वो विमान छोटा करता है और उसके बाद वो जम्बू द्वीप की तरफ वो लोग प्रयाण करते हैं। फिर दूसरा चीज, जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है और भगवान को मेरू पर्वत में ले जाते हैं, और जन्म कल्याणक के महोत्सव के बाद जब भगवान को माता के पास रखते हैं और उसके बाद सभी देव देवता अपने अपने स्थान में जाते हैं, तब तब अपने अपने स्थान में जाने से पहले वो ये लोग नंदीश्वर द्वीप में वो आके रुकते हैं। तो यहाँ पे वो लोग 8 दिन का महोत्सव करते हैं। यहाँ पे वो अष्टप्रकारी पूजा आदि, काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूजन्स आदि करते हैं। और यहाँ पे वो 8 दिन का वो महोत्सव करते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि जब भगवान का कोई कल्याणक हो
उसके बाद पर्यूषण पर्व हो, उसके बाद चौमासी पर्व हो, साल में 4 बार चौमासी पर्व आता है, और उसके बाद सास्वती ओली हो जो साल में 2 बार आता है। तो ये 4 ओकेशंस में वो लोग ये नंदीश्वर द्वीप में आके वो लोग ये अट्ठाई महोत्सव करते हैं। तो 8 दिन तक यहाँ पे रुकते हैं और 8 दिन तक वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसलिए ये नंदीश्वर द्वीप इज सो इम्पोर्टेंट। कोई कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद ये जो नंदीश्वर द्वीप है, तो नंदीश्वर द्वीप का जो जो यहाँ पे पूर्व जो अंजनगिरी पर्वत है, ये वाला पूर्व, तो ये अंजनगिरी पर्वत पे सौधर्मेंद्र इंद्र के देवता का प्रसाद है। और उसमें जो 4 जो दधिमुख पर्वत है, उसमें उसके सौधर्मेंद्र इंद्र के 4 जो लोकपाल देवताओं के देवता का प्रसाद है। फिर उसके बाद उत्तर दिशा में जाए तो यहाँ पे जो अंजनगिरी पर्वत है उसमें जो ईशान इंद्र, जो सेकंड देवलोक का जो इंद्र है, ईशान इंद्र का प्रसाद है। और 4 दधिमुख पर्वत पे उसके 4 लोकपाल देवताओं का प्रसाद है। उसके बाद दक्षिण दिशा में जो अंजनगिरी पर्वत है उसमें चर्मेंद्र इंद्र, चर्मेंद्र इंद्र मतलब जो भुवनपति के जो जो आवास के जो इंद्र है, वो चर्मेंद्र इंद्र का प्रसाद है और उसके 4 लोकपाल देवताओं का प्रसाद है। और उसके बाद यहाँ पे पश्चिम में जो अंजनगिरी पर्वत है उसमें बलेंद्र, वो भी अगेन भुवनपति देवता का इंद्र है, बलेंद्र देवता का प्रसाद है। और उसके 4 लोकपाल का देवता का प्रसाद ये 4 दधिमुख पर्वत पे है। तो ये नंदीश्वर द्वीप का डिस्क्रिप्शन है। अभी हम नेक्स्ट टाइम कुंडल द्वीप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है रुचक द्वीप। तो वो 2 द्वीप के बारे में भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम आई थिंक थोड़े और टॉपिक्स भी है मध्यलोक में, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम मध्यलोक का हम डिस्क्रिप्शन हम फिनिश करेंगे।